हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 किस चीज़ का, सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने अभी सब्जेक्ट लिया है इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज़। और ये पेपर है दिसंबर 2024 का पेपर 1। ऑलरेडी हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 61 से लेके 70 तक के। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जाने वाले हैं 71st क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा हो। जो भी आपको डाउट लग रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक को ज़्यादा इम्फेसिस देना है, उसके लिए अलग से वीडियो बननी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो डालूँगी। तो आइए चलते हैं 71st क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है। देखिए, मैं आपको पहली बात बता दूं, अगर आप 5th तक की एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, या फिर आप कहीं टीचर है और आप पढ़ाते हैं और आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ा रखी है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए केक वॉक है। आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर जाएंगे। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटीज़ ही पढ़िए। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सुनीता इन स्पेस करके एक चैप्टर है शायद, जिसमें सुनीता विलियम्स के बारे में या फिर बाकी चीज़ें भी बता रखी है। उसी में ये दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में दे रखा है कि ये सही है कि नहीं है। आपने वो पढ़ा है या पढ़ाया है किसी को, तो आप इजीली ये चीज़ कर लोगे। एक बार हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं और उसके बेसिस में फिर डिसाइड करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो ये है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी थे जो मून पे जिनने वॉक करी थी। हाँ जी, ये तो पूरी दुनिया को सच पता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, 2007 में कल्पना चावला ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट लेके। वो मतलब पहली वुमन बनी, बता रहा है ऐसे करने वाले। जी नहीं, इसका आंसर सही है, वो है सुनीता विलियम्स। डाटा सही है लेकिन नाम गलत है। तो ये हमें ईजिली पता चल जाएगा अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो। आप बाहर से भी आपको नॉलेज हो सकती है और चीज़ें पढ़ के, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में जल्दी आपको चीज़ें पढ़ के पास करना है सीटेट को, तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट ए तो ट्रू है लेकिन ये गलत हो गया। तो कौन सा इसका सही है, ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ रॉन्ग, ये वाला इसका सही हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती है कब, जब हम बच्चे की जो लर्निंग होती है या उस जो भी वो प्रोग्रेस कर रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उस टाइम हमसे भी उसको रिकॉर्ड करने में या उसको ऑब्जर्व करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है। और वो कुछ बाइसेस के बेसिस में हो सकता है। बाइसेस क्या होते हैं, बाइसेस होते हैं कि हम कुछ सोचते हैं और अपनी सोच के बेसिस में हम वैसा करते हैं, या हमने कोई कुछ एक्सपीरियंस किया होता है कि नहीं यार ये ऐसे ही होता है, और हम नया उसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं, तो उसके बेसिस में हम प्री कॉन्सेप्शनलाइज कर जाते हैं, पहले से सोचते हैं कि हाँ ऐसे ही होगा, तो उसके बेसिस में हम गलत रिकॉर्ड कर देते हैं, गलत ऑब्जर्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बायसेस में नहीं आ सकता, आप उसको सेलेक्ट करिए, यानी कौन सा चीज़ है जो बायस नहीं है हम जिस चीज़ में। पहला है सैम्पल ऑफ चिल्ड्रंस वर्क इन द पोर्टफोलियो। जो उनका पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट सा बना दिया जिसमें उनके चिल्ड्रन के सारे काम हमने अटैच कर रखे हैं। इसमें से हम अगर कोई सैंपल निकालेंगे तो क्या वो बायस होगा, जी नहीं। ये तो एक्चुअल में जो बच्चे ने काम किया वो है ना। तो यहाँ पर हमें पहला तो मिल गया सही, लेकिन हम औरों को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता और सही निकल जाए, इससे बेटर निकल जाए। प्रायर एक्सपीरियंसेस, ये तो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि हमारा कोई पहला एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं ना वो सबके साथ हुआ, और ज़रूरी नहीं है कि वही सही हो। तो हाँ, ये वाला तो बायस है, जिसमें किस चीज़ का प्रायर एक्सपीरियंस है, बच्चे की एबिलिटी या परफॉर्मेंस। हम बोले यार ये पहले से ही गंदा परफॉर्म करता है, तो आज भी ये इसने गंदा ही किया हुआ, इससे जानबूझ के कोई गलती इसने, मतलब ऐसा नहीं, ये है ही बुद्धू, तो ऐसा हम सोचेंगे तो ये तो बायस हो गया ना, तो ये चीज़ तो गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रीवियस रिजल्ट। अब उसने पिछले टेस्ट में बच्चे ने अगर गलत परफॉर्म किया, गंदा परफॉर्म किया, तो हम बोलेंगे ये बुद्धू है उस टेस्ट के बेसिस में, तो ये हमारा बायस है। ज़रूरी नहीं ना उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो तब उसने गलत किया, तो ये भी हमारा एक बायस हो गया। और नेक्स्ट, सोशल बैकग्राउंड। कई होते हैं ना कि लोग अगर गांव से आ रहे हैं तो बोलते हैं यार गांव से आया तो बुद्धू होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे बहुत लोग जो विलेज से आते हैं या फिर सिटी, दोनों में ही इक्वली पोटेंसी होती है कि वो मतलब इंटेलिजेंट हो, तो ये भी एक बायस है।
तो ये भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर हमारा फर्स्ट वाला ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड, जिसमें इसने हमें पाशमिना वुल के बारे में बताया है कि ये उन गोट से निकाला जाता है जो कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाले पहाड़ों पे पाई जाती है, जिनकी हाइट करीब 5,000 मीटर है और ये बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड पे रहता है। तो ये अगेन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये आपको वहाँ पर फैक्ट मिल जाएगा। तो ये वाला तो सही है, यानी हमारा असर्शन ए सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये जो कोट है ये इस गोट की बालों से बनाया जाता है, हेयर से, जो कि उस गोट को ठंड से बचाता है। तो अभी यही बोल रहा है कि हाँ एक्सट्रीम कोल्ड में मिलता है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ ना कुछ तो फर होगा ना। तो हाँ जी, उसी फर से हम पाशमीना वूल बनाते हैं, यानी ये भी सही है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और यही इसका सही रीज़न है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? थर्ड, कि दोनों ए एंड आर ट्रू है और आर एक्सप्लेन करता है ए को करेक्टली। ठीक है। 74th क्वेश्चन, ये इसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें एक हमारी एक बीमारी है अनेमिया के बारे में बता रखा है। अनेमिया क्या होता है? इसमें हमें खून की कमी हो जाती है, या बोलो हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है हमारा। ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या बोल रहे हैं कि बच्चे वेल अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं और उनकी एनर्जी लेवल भी डाउन रहती है। हाँ जी, ऐसा होता है। हेमोग्लोबिन ही तो हमारी पूरी बॉडी में O2 यानी ऑक्सीजन कैरी करता है ना। जब ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में सही से नहीं जाएगा तो ना हमारी ग्रोथ अच्छे से होगी और ना हमें एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है। अब एनीमिया जो है ये बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही अफेक्ट करता है। अभी तो बोल रहा है ना कि ना ग्रोथ अच्छी होगी, ना एनर्जी लेवल हाई होगा, तो ना वो सोच पाएंगे ना काम कर पाएंगे। तो हाँ जी, दोनों का अफेक्ट करता है, यानी हमारे दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आप देखिए इन क्वेश्चन के बेसिस में ना आप समझ सकते हैं। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें समझना इस तरीके से, अगर कोई बीमारी दे रखी है या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रखा है तो आप उस फैक्ट को याद रखिए। आपसे वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इवन डाटा भी पूछा जा सकता है। देखो ये चीज़ बहुत चांसेस है डाटा के बेसिस में गलत नहीं होता है बहुत। जैसे अभी इसने सुनीता विलियम्स की जगह कल्पना चावला लिख दिया तो आपको बहुत अच्छा फैक्ट होगा जो आपको इजीली याद हो जाएगा, वही आप उसी चीज़ में आपको फंसाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ ये डांस फॉर्म्स दे रखे हैं और उनके सामने उनके स्टेट लिखे हैं, तो हमें बताना है इनमें से सही कौन सा है। अब लावणी कहाँ का होता है? लावणी होता है महाराष्ट्र जी, ये वाला तो गलत हो गया। कथक यूपी का होता है, ये भी गलत हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उड़ीसा का नहीं है, उड़ीसा का उड़ीसी है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा सही आ गया, बिहू आसाम का ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि जो गाय है उनके सामने के तीत छोटे छोटे होते हैं और शार्प होते हैं, और पीछे पीछे के बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, मतलब नीचे से काफ़ी स्पेस होता है उनके। ठीक है। बड़े और फ्लैट होते हैं। तो अब ये बोल रहा है ये किस लिए होते हैं उनके, तो अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। आपको अगर इंग्लिश में मान लीजिए आपको स्निपिंग का मतलब नहीं समझ आ रहा या नॉविंग का मतलब समझ नहीं, आप हिंदी पढ़ो ना डायरेक्ट, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब साफ सीधी बात है कि आगे के छोटे और शार्प है, उससे क्या करेंगे? उससे वो घास को काटेंगे। हमारे आगे के भी शार्प होते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, हम खाने को काटते हैं आगे से, ये काटने के लिए। और उसके पीछे बड़े बड़े हथौड़े जैसे दांत है, तो उससे क्या करेंगे? उससे चबाएंगे, है ना। तो ये देखो थर्ड ऑप्शन हमें सही सही मिल रहा है। अगर चूइंग और स्निपिंग इसमें भी दे रखा तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। जनरली हर्बीवोर्स के ऐसे ही दांत होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो घास आगे से काटते हैं और पीछे से चबाते हैं पीछे वाले दांतों से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक्स हैं उसमें स्टोरीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। आपको हर चैप्टर में बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी जो कुछ ना कुछ आपको समझा रही है। अब उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्यों है कि हमने इन स्टडी स्टोरीज को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है, उसके कुछ रीजंस दे रखे हैं, हमें यही पढ़ के बताना है इसमें कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। अब इसका कहना है कि प्राइमरी लेवल में जो टीचर्स होते हैं उनको स्टोरी पढ़ना और बच्चों को बताना बहुत अच्छी से, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी से वो करते हैं इंटरेस्ट से, इसलिए हमने बहुत स्टोरीज डाल रखी है। अरे जी ये क्या बात हुई कि टीचर्स को अच्छा लगता है तो वो बच्चों पे होना चाहिए ना कि बच्चों को अच्छा लगता है, तो ये तो मान लिया उनको अच्छा लगता हो सकता है, लेकिन ये रीज़न नहीं होगा जिसकी वजह से हमने स्टोरीज डाल दी। तो ए तो गलत है, तो ए के बेसिस में जो जो ऑप्शन है ये दोनों गलत हो गए। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। देखो
दोनों में सी, यानी हमें बी और डी में चुनना है एक। तो पहले चलो डी पढ़ लेते हैं। टेल्स एंड स्टोरीज आर लाइक बाय द सोसाइटी, दैट इज़ वाई दे हैव बीन गिवन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द इन्वायरमेंट। अब सोसाइटी उसको लाइक करती है तो उसका क्या मतलब, बच्चों के लिए हम थोड़ी थोप देंगे, सोसाइटी तो बहुत चीज़ें करती है। तो यानी ये भी गलत है, तो जी डी भी गलत हो गया, यानी हमारा ये वाला भी गलत हो गया। बचा बी एंड सी, यानी ये दोनों सही होने चाहिए। पढ़ लेते फिर भी एक बार। इन स्टोरी का यूज करके हम जनरली स्टूडेंट्स की जो डेवलपिंग होती है सेंसिटिविटी की रिगार्डिंग या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के रिगार्डिंग, हम उनको ज़्यादा सेंसिटिव करते हैं, ज़्यादा उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ाते हैं। हाँ जी, ये तो ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है स्टोरीज पढ़ने की वजह से जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कैरेक्टर से इजीली रिलेट कर पाते हैं। जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगी तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उससे समझ पाते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो हाँ जी, ये भी हमारा मुद्दा है। तो हाँ, बी और सी सही हो गया, तो हमारा सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन और रीजन बेस्ड है। इसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं अलग अलग, उनको पढ़ के देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ये क्या बोल रहा है कि एनसीईआरटी की जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक हैं उसमें बहुत सारे कॉमन लाइफ के रियल इंसिडेंट्स दे रखे हैं, एवरीडे जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनके बारे में बता रखा है। जो पूरी सोसाइटी बर्निंग प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जैसे पोल्यूशन हो गया या इन कुछ भी और प्रॉब्लम हो गई, उन सब के बारे में दे रखा है। तो इसका हाँ जी दे तो रखा, ये एसर्शन तो ठीक है। अब रीजन पढ़ लेते हैं कि इससे क्या होगा। ये पढ़ाने से चिल्ड्रन इनके बारे में बात करेंगे, आपस में डिबेट करेंगे, जिससे उन्हें इन प्रॉब्लम्स को समझने में आसानी होगी, इन प्रॉब्लम्स के बारे में उनको अवेयरनेस बढ़ेगी और इनके लिए वो सेंसिटिव होंगे, यानी ये मुद्दे उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और इसी वजह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन प्रॉब्लम्स की वो बेटर होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि कल के दिन जब भी वो अच्छी पोजीशंस पे पहुंचेंगे या ऐसी पोजीशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे कुछ पॉलिसी बनाई जा सके तो वो बनाएंगे। हाँ जी, तो ये भी सही है, यानी हमारा असर्शन भी ठीक है और इसका रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे को बेटर एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, बिल्कुल थर्ड वाला है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। ये तो देखो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि बॉइल्ड मिल्क को पीने के बाद उसको डाइजेस्ट करने में कितना समय लगता है। हमें लगता है 2 घंटे। तो अगर आपको लगता है अगली बार की 2 घंटे हो गए हैं आपको, तो आपके पेट का दूध पच गया है, समझ लीजिए। कौन सा वाला, बॉइल्ड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ये बोल रहे हैं कि डेड सी, डेड सी कहाँ है, आपको मिल जाएगा इज़राइल में। इसको डेड सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्ट मिला हुआ है। सॉल्ट मिलने की वजह से इस पानी की डेंसिटी बहुत हाई है। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि इतने पानी में कितना सारा सॉल्यूट मिला हुआ है, तो उसमें बहुत सॉल्यूट होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा है। और इसकी डेंसिटी हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो डेंसिटी है उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो क्या होता है, जो चीज़ ज़्यादा डेंस होता है वो नीचे जाता है और जो कम होता है वो ऊपर रहता है। तो इसकी वजह से आदमी कभी इसमें नीचे डूबता नहीं है। ठीक है, तो वही इसमें बोल रहे हैं कि भले आपको तैरना नहीं भी आता हो तब भी आप डेड सी में नहीं डूबेंगे। तो ये क्यों है, क्या इसका रीज़न है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि उसकी क्या ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो थर्ड आंसर सही है। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, जैसे तेल होता है वो तेल की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें, अगर मैं उसको छोटे छोटे उसके अंदर सॉल्यूट्स की वैल्यू निकालूंगी वो ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम होती है। इसलिए कभी भी बोतल के अंदर तेल और पानी आप मिक्स करेंगे तो तेल नीचे सेटल हो जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया ना आपको, तेल ऊपर आता है यानी तेल की डेंसिटी कम है और पानी नीचे चला आता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो समझिए इसको और इसी बेसिस में आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि डेड सी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81। अभी हमारे पास टाइम है तो हम बढ़ सकते हैं। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे ग्रुप्स है जिसमें बस एलिमेंट्स है। हम पढ़ के देखते क्या क्या इसमें, स्टील, आयरन और जिंक। आयरन और जिंक तो हमारा एलिमेंट है, लेकिन स्टील हमारा क्या बन जाता, अलॉय। ठीक है, स्टील अलग अलग चीज़ों से मिल के बनता है, तो यानी हमारा ये प्योर एलिमेंट तो नहीं है। उसी तरीके से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में
टिन, लिथियम और सोडियम। लिथियम और सोडियम तो हमारे एलिमेंट है, लेकिन टिन हमारा क्या गया, अलॉय बन गया। ये अलग अलग चीज़ों से मिलके बनता है। इसमें सोडियम, ब्रास, पोटेशियम। ब्रास हमारा अलॉय है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही बचा, यही वाला, यानी ब्रॉन्ज, कॉपर। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से टिन को कर दिया। टिन हमारा अलॉय नहीं है, टिन तो एलिमेंट होता है, मैंने गलती से कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, ये है अलॉय। तो ये हमारा सही आंसर कौन सा है इसमें, सेकंड वाला, फोर्थ नहीं है, फोर्थ गलत है। ठीक है, ब्रॉन्ज नहीं, टिन, लिथियम और सोडियम। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मैं अभी टाइम कम लगे के चक्कर में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, तो इसमें मैं गड़बड़ कर देती हूँ कभी कभार, मुझे माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की एक टीचर है, ठीक है, वो क्या करती है, जब भी एक कोई एक्टिविटी कंडक्ट करती है बच्चों के साथ, तो उसमें वो जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करती हैं, फिर उसको पूरा नोट बना के लिखती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस एक्टिव जो वो प्रोसीजर अपना रही है, क्या वो ऑब्जर्वेशन लिस्ट बना रही है? नहीं जी, ऑब्जर्वेशन लिस्ट होता तो उसमें खाली ऑब्जर्वेशन लिखती जाती, उसके साथ तो नोट भी बना रही है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल नोट्स रिकॉर्ड बोलते हैं। या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने के बाद उसका रिकॉर्ड भी बना रही है, एनेक्डोट भी लिख रही है उसका, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गया। अब रेटिंग स्केल क्या होता है, उसमें तो रेट करती है ना एक्टिविटी, किसने अच्छा किया किसने नहीं किया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और पोर्टफोलियो में क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो करी है, या फिर उस एक्टिविटी में जो अलग अलग बच्चों ने जो भी काम किया उसको एक साथ रखती, तो उसका पोर्टफोलियो बनता। पोर्टफोलियो क्या होता है, उसी एक पर्टिकुलर थीम के अलग अलग जो काम रखा है उसका एक कलेक्शन को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो तो नहीं है, इसका सही आंसर होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 83 कर देते हैं। ऐसी दो इंडियन बर्ड्स बताइए, बोलता है, जो कि नेस्ट बनाती हैं ट्री में, जो ऊपर से नीचे हैंग करते हैं। यानी अगर ये ट्री है कुछ इस तरीके से, ये इसके ब्रांचेस है, तो उसमें ऐसे करके इनके नेस्ट बने रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बर्ड है ये हमको बताना है। तो ये एक है इंडियन रॉबिन और दूसरी है वीवर बर्ड। आपका काम है, आपको कैसे याद होगा, आप गूगल करिए इनके नाम, गूगल करके देखिए कि किस तरीके के नेस्ट बनाते हैं, आपको इमेजेस बेटर याद रहेंगी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। And keep learning, keep growing. Have a good day ahead. Bye bye.